बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम आपकी केमिस्ट्री के न्यू बुक के लेक्चर नंबर 5 में चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का सब टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा है, हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस किया है। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये एटम के अंदर कौन से वाले पार्टिकल्स हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आज हमने देखना है कि न्यूक्लियस क्या चीज़ है। जब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तो मेन चीज़ जो थी वो यही थी कि माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा था कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, वो किस तरह से एक एटम के अंदर अरेंज हैं। उस टाइम में अभी न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो एक साइंटिस्ट थॉमसन ने ये प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं, क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो क्या उसने कहा कि अगर एक प्रोटॉन है तो वो इम्बेडेड है इनसाइड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी इसके सराउंड पे जैसे फॉर एग्जांपल 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए हैं। अब इसी तरह अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके सराउंड पे हम 4 प्रोटॉन्स बना दिए। तो ये यहाँ पर देखें तो क्या है, 4 प्रोटॉन्स हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका क्या मतलब है कि मैस क्या है इसके एक एटम के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। चाहे आप ये वाला पोर्शन ले लें, ये वाला पोर्शन ले लें, ये वाला पोर्शन ले लें, तो उसमें मैस ऑफ एन एटम, जिसमें मैस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसमें पूरे एटम के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉयल का, जिसमें उसने इस प्लम पुडिंग मॉडल को क्या कर दिया, बिल्कुल ही रॉन्ग साबित कर दिया। उसने कहा कि ये प्लम पुडिंग मॉडल क्या है कि टोटली रॉन्ग है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि इसने एक और चीज़ देखी। इसने कहा कि प्रोटॉन्स एक एटम के सेंटर में मौजूद हैं और एटम का टोटली ऑलमोस्ट मैस क्या कर रहा है, एटम के सेंटर में लाई कर रहा है। अब ये उसने कैसे किया, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके एक्सपेरिमेंट को। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करनी है, ये मैंने 2 पार्टिकल्स का भी मैं नेम ले रही हूँ, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। उस टाइम पे जब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था तब न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। जब रदरफोर्ड का न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंट हुआ था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी का, उसके बाद न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉयल ली, वेरी थिन गोल्ड फॉयल उसने यूज की। गोल्ड फॉयल के इर्द गिर्द उसने फोटोग्राफिक फिल्म रखी, फोटोग्राफिक प्लेट रखी, जिसमें उसने इसकी नेचर देखनी थी कि ये किस तरफ से इसके अंदर से रेडिएशंस फॉल कर रही हैं। अब यहाँ पर उसने एक बॉडी रखी रेडियम और प्लोनियम की, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज किया। अब अकॉर्डिंग टू प्लम पुडिंग मॉडल के एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी मैस हर जगह एक एटम के अंदर क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स जब गोल्ड फॉयल के ऊपर जब टकराएंगी तो इनको बिल्कुल स्ट्रेट गुजरना चाहिए था इसके अंदर, क्योंकि एटम इसमें क्या है, एटम के अंदर मैस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन इसने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, इसने देखा कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं एक एटम के अंदर से वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गुजर गए हैं। ये इसकी ऑब्जर्वेशन है। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, यानी ज़्यादातर अल्फा, जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल से गुजारा तो उसने देखा कि यहाँ से ज़्यादातर पार्टिकल्स वो क्या हो रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गए हैं। ये जो रे है बिल्कुल स्ट्रेट गई है, अनडिफ्लेक्टेड है। सेकंड उसने क्या देखी, सेकंड उसने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि चंद एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्होंने डिफ्लेक्शन को शो किया एट ए वेरी स्मॉल एंड लार्ज एंगल पे। अब यहाँ पर देखें तो ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या हैं, जो ब्लैक में मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, वो स्ट्रेट में गुजरे हैं, मेजोरिटी ऑफ द पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो की, यानी उन्होंने डिफ्लेक्शन शो कर दी। अब कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे, इट इज़ अ गोल्ड फॉयल। अब कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कंप्लीटली एटम के अंदर जब जाकर टकराए, उन्होंने बिल्कुल बाउंस बैक, यानी वो बिल्कुल वापस
180 के एंगल पर मुड़ गए, यानी वो क्या हुआ, बिल्कुल वापस मुड़ के यहाँ पर गोल्ड फॉइल पे जाकर फोटोग्राफिक प्लेट पे जाकर यहाँ पर फॉल किए। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये थी इसकी ऑब्जर्वेशन, इसने क्या ऑब्जर्व किया कि मेजोरिटी ऑफ द पार्टिकल्स उसमें से बिल्कुल स्ट्रेट गुजर रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स यानी वेरी फ्यू स्मॉल, थोड़े से पार्टिकल उसमें डिफ्लेक्ट हो रहे हैं कुछ एंगल्स में, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि ऑलमोस्ट बिल्कुल ही मुड़कर वापस चले गए। तो इस ऑब्जर्वेशन से उसने क्या चीज निकाली, उसने क्या पॉस्टुलेट दिए, उसने क्या कंक्लूजन निकाला। उसने कहा क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स इसमें से ये गोल्ड फॉइल में से बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गए हैं, तो इसने क्या कहा कि मोस्ट वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, कि ज्यादातर वॉल्यूम इसका एटम का क्या होगा, एम्प्टी होगा। क्योंकि एक चीज है जब उसमें से फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे इसका ये एटम का ये सराउंड इसके सेंटर में यहाँ पर करके अगर ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ से जो सराउंड पे जितना एरिया होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, तो बिल्कुल फ्री एरिया से ज्यादा पार्टिकल्स क्या होंगे उसमें से गुजर जाएंगी। तो इसलिए उसने क्या कहा कि ज्यादातर एटम का पार्ट क्या होगा, एम्प्टी होगा, खाली होगा। फिर उसके बाद कंप्लीट डिफ्लेक्शन की वजह से यानी बाउंस बैक, यानी जो ये बिल्कुल ही मुड़ गए अपने 180 के एंगल पे, इसने क्या शो किया कि सेंटर में एक ऐसी बॉडी मौजूद है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन बिल्कुल उसके साथ टकराकर, और जैसे ये अगर एक चीज पड़ी हुई है तो इसके साथ ये टकराकर और ये यहाँ से बेंड कर गए हैं या बिल्कुल ही वापस अपना उन्होंने रास्ता मोड़ लिया है। तो यानी क्या चीज इसने ऑब्जर्व की, इसने कहा कंक्लूजन क्या निकाला कि सेंटर में एक हार्ड डेंस बॉडी मौजूद है जिसकी वजह से इन्होंने ज्यादातर पार्टिकल्स ने, अल्फा पार्टिकल्स ने क्या किया है, डिफ्लेक्शन को शो किया है। सेंट्रल पार्ट डेंस एंड हार्ड। अब उसके बाद उसने क्या कहा कि अब उस टाइम तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ही डिस्कवर्ड हुए थे। अब देखो यहाँ से अगर आप लोग देखो तो भी आपने क्या कहा, ज्यादातर पार्ट एटम का क्या होता है, खाली होता है, और सेंटर में क्या होता है, डेंस पार्ट होता है। इसका मतलब एटम्स को कितने पोर्शन में डिवाइड कर दिया उसने, 2 पोर्शंस में। कौन कौन से 2 पोर्शन में डिवाइड किया है, एक सेंट्रल पोर्शन को उसने क्या नेम दिया है, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, एंड जो सेंट्रल डेंस पार्ट था उसको उसने न्यूक्लियस का नेम दे दिया, और जो एरिया उसके इर्द गिर्द है उसको उसने क्या कह दिया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। अब ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसके इर्द गिर्द कंटिन्यूसली मूव करते जा रहे हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये वाला पॉइंट अभी मैंने बोला। फिर इसके बाद इसने कहा कि जब एटम को, आपको पता है एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अभी इस तरह प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ओवरऑल एटम के ऊपर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो इसने क्या कहा कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। फिर इसके बाद इसने क्या कहा कि ज्यादातर एक एटम का मैस, क्योंकि सेंटर में एक डेंस पार्ट मौजूद है, तो इसका मतलब एक एटम का ज्यादातर मैस कहाँ पर लाई करेगा, बिल्कुल इसके सेंटर में, न्यूक्लियस में। तो ऑल 6 पॉइंट में उसने क्या कहा, ऑल मैस ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस ड्यू टू द हैवी पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन अब न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हो चुके हैं, और ये बात वाकई में ही ट्रू है कि एक एटम का टोटली मैस ऑलमोस्ट कहाँ पर लाई कर रहा होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर, यानी ओवरऑल मोस्टली मैस उसका, एटॉमिक मैस उसका किस पे डिपेंड कर रहा होता है, न्यूक्लियस पे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हैवी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, दैट आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, इर्द गिर्द उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू बाउंडेड है, यानी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को जोड़ने की भी तो कोई एनर्जी होगी ना, तो ये जो एनर्जी जो इन दोनों को एक न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठा करती है वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फोर्स के। यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस किया है। आपने ये एज ए एमसीक्यूज भी याद रखना है कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इन 1911। नेक्स्ट हमने पढ़ना है नील बोहर एक्सपेरिमेंट, आगे एक्सप्लेन करना है, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बोहर ये जो रदरफोर्ड है इसके मॉडल में भी कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं जो ये एक्सप्लेन ना कर सका सही तरह से। और आगे हम नील बोहर के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि नील बोहर आगे फर्दर एटम के बारे में क्या डिस्क्राइब करता है। तब तक के लिए